हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 4 अगस्त के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जितने भी आएंगे, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी में आप इनका यूज़ कर पाओ। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। करंट अफेयर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सब वहीं पे आएंगे। साथ साथ जो MCQs होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं बताना चाहूँगा कि लोअर PCS मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए और RO एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और लोअर PCS मेंस के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम बचा है, तो इस टाइम पे अब आप मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 4 टेस्ट की होगी, जिससे आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे जाएँ। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की PDFs लेने के लिए और डेली MCQ प्रैक्टिस जो ग्रुप है, MCQs का जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ आती है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो चुकी है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल की फर्टिलिटी है वो कहा जा रहा है वो अचीव हो चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये है कि अगर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, यानी कि 2 लोग हैं, और अगर 2 लोग 2.1 बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि 20 लोग 21 बच्चे पैदा करते हैं, तो यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन को टोटली रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि अगर प्रत्येक महिला 2.1 बच्चे पैदा करे, अब देखिए 0.1 तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे 20 का एग्जाम्पल लेना सही रहेगा कि 20 कपल हैं, यानी कि 20 कपल का मतलब हो गया 10 कपल हैं, उनके 20 मेंबर हो गए, एक हस्बैंड और एक वाइफ। तो जो 20 लोग होंगे, अगर 20 लोग मिलकर 21 बच्चे पैदा करते हैं, तो जाके आपकी पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो खुद को रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी विद 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रीचिंग अ टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि TFR 2.1 और लेस। या तो 2.1 हो चुका है कई सारे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का, या 2.1 से कम हो गया है। अगर 2.1 से कम होगा तो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन आपकी कम होने लगेगी। कम होने का मतलब किस तरह से, आप इन द सेंस समझें कि अगर ये TFR 2.1 ना हो के 1.7 रह जाए, तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो 20 लोग हैं, यानी कि 10 इसमें हस्बैंड होंगे, 10 इसमें वाइफ होंगी, तो 20 लोग ने 17 बच्चे पैदा किए। अगर 20 लोग 17 बच्चे पैदा करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या उस देश की घटने लगेगी। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया या जितने भी और भी कंट्रीज़ हैं, अगर आप उन सब के एग्जाम्पल देखेंगे तो उन सब में TFR जो है आपको 2.1 से बहुत कम दिखेगा। किसी का TFR आपको 1.6 दिखेगा, किसी का 1.7 और किसी का 1.9। उसी प्रकार से भारत में कहा जा रहा है कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब, या 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर TFR 2.1 या 2.1 से कम हो गया है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वेल बिगन रेडी फॉर द होम रन। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा कि इन्फोग्राफिक है, इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इसको जूम कर दिया है कि राइट फॉर द ड्वेलर्स, कि ड्वेलर्स यानी कि जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बात की जा रही है कि टेन्यूरियल सिक्योरिटी ओवर द फॉरेस्ट लैंड अंडर ऑक्यूपेशन प्रायर टू December 13, 2005, कि जो टेन्यूरियल सिक्योरिटी है 2005 से पहले की रहेगी। रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट ओवर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये भी कहा गया है कि कम्युनिटी के राइट्स हैं, यानी कि जो वहाँ पे समुदाय रहता है उसके राइट्स हैं कि फॉरेस्ट पे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, यानी कि जंगल पे जहाँ पे वो रहते हैं उस जंगल से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेजेस एंड हैबिटेशन लोकेटेड इनसाइड द फॉरेस्ट लैंड इनटू रेवेन्यू विलेजेस। फिर नेक्स्ट आता है इन सितु रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सनस एविक्टेड विदाउट कंपनसेशन प्रायर टू December 13, 2005। ये भी कहा जा रहा है कि इन सितु रिहैबिलिटेशन करवाया जाएगा, यानी कि उन लोगों को, जिन लोगों को बिना कंपनसेशन के बाहर निकाल दिया गया था फॉरेस्ट में से जहाँ से वो रहते थे, उनको वह वहीं पे इस्टेब्लिश करवाया जाएगा, वहीं पे उनको कहा जाएगा कि वापस रह सकते हैं 13 दिसंबर 2005 से पहले। रिकॉग्निशन ऑफ एंसेस्ट्रल डोमेन, यानी कि जो राइट है आपका हैबिटेट का, राइट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो PVTGs हैं उनको उनके हैबिटेट का राइट दिया जाएगा कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। सीजनल एक्सेस टू नोमैडिक, पेस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ ओवर फॉरेस्ट लैंड, और जो सीजनल एक्सेस है, यानी कि जो कुछ नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक का मतलब है घुमंतु जो लोग होते हैं, यानी कि वो लोग जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते या जगह जगह बदलते रहते हैं खाने की खोज में। तो जो नोमैडिक लोग हैं या पेस्टरल कम्युनिटी है या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी सीजनल एक्सेस दिया जाएगा कि जिस मौसम में उनको ज़रूरत होगी उस फॉरेस्ट की, वो वहाँ पे आ सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ऑल लीजेस ग्रांटेड बाय अर्स्टवाइल गवर्नमेंट्स, जमींदार एंड किंग इनटू परमानेंट लैंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है
पीएम टू पार्टिसिपेट इन उद्यमी भारत प्रोग्राम। देखिए प्रधानमंत्री जो हैं, जो भारत में एक उद्यमी भारत प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च द रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एक रैंप करके प्रोग्राम है जिसमें कि जो एमएसएमई है यानी कि जो सूक्ष्म लघु जो उद्योग होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेलरेट करने की बात की जा रही है कि उसको रेज करना है और उसको एक्सेलरेट करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, जो पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्टर्स बने हैं यानी कि जो पहली बार ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने कोई छोटा उद्योग लगाया है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो उनको उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है यानी कि जो उनकी क्षमता है उसको बिल्डअप करने की बात की जा रही है। एंड न्यू फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो जो PMEGP है यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, तो इन सभी के जो फीचर्स वगैरह हैं इन सभी को इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है और इसको लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प स्कीम विद एन आउटले ऑफ अराउंड 6,000 करोड़, तो 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए। इट एम्स टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ एमएसएमईज इन द स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द कैपेसिटी बिल्डिंग, जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में हमने कहा ही है कि जो फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, उनकी इंक्रीज़ करने के लिए, जिसका एम है टू एनकरेज एमएसएमईज टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में यानी कि विश्व के बाज़ार में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स उतारने के लिए, देखिए प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ का कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है और वो सब स्टैंडर्ड नेचर का है यानी कि उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो यूरोप का मार्केट है या दूसरे कंट्रीज़ की जो मार्केट हैं अच्छे कंट्रीज़ के, वो उन प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस विल एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एमएसएमईज इन द ग्लोबल वैल्यू चेन एंड हेल्प देम रियलाइज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। उसके वजह से जो एमएसएमई का जो ग्लोबल वैल्यू चेन है यानी कि भारतीय एमएसएमईज का यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्य किस्म की जो कंपनीज़ होती हैं, छोटी कंपनीज़ होती हैं, उनका ग्लोबल वैल्यू चेन में यानी कि जो पूरे विश्व की वैल्यू चेन है उसके अंदर उसका जो पोटेंशियल है भारत की कंपनीज़ का वो निकल के आ पाएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड न्यू फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दीज इंक्लूड इंक्रीज इन द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट टू ₹50 लाख। अब देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। पहले 25 लाख हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 20 लाख कर दिया गया है, पहले 10 लाख हुआ करता था सर्विस सेक्टर के लिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है और सर्विस सेक्टर में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। एंड इंक्लूजन ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्रांसजेंडर्स, तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेंट्स होंगे और उसके बाद फिर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो थर्ड जेंडर्स को कहा जाता है, तो उन लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी, ये बात की जा रही है यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट आता है डाक कर्मयोगी। अब देखिए कर्मयोगी एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो उनका कहना ये था कि हम कुछ इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं उनको एनहेंस करेंगे जिससे कि उनका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज़ किया जा सके। तो अब डाक कर्मयोगी जो चलाया गया है वो पोस्टल ऑफिस से रिलेटेड चलाया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव। तो डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। दिस पोर्टल हैज़ बिन डेवलप्ड इन हाउस अंडर विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी which was conceptualized by Prime Minister Shri Narendra Modi with a view to bring efficiency in actions of all the employees of Government of India। यानी कि भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं या कोई और हैं, तो उनका फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। कर्मयोगी को 2020-2019 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। तो अब उसी में डाक कर्मयोगी चलाया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए चलाया गया है विद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट होगी यानी कि जो सरकार है वो सबसे कम होगी वहाँ, और जो गवर्नेंस है, सुशासन है, वो बहुत ज़्यादा होगा। डाक कर्मयोगी पोर्टल विल एनहेंस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक। तो जो ग्रामीण डाक सेवक हैं 4 लाख से ऊपर, तो उनकी जो कॉम्पिटेंसी है यानी उनकी जो कार्यक्षमता है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। एंड डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ by enabling the trainees to access the uniform standardized training content online और इन ब्लेंडेड कैंपस मोड। अब देखिए या तो ये कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा या ब्लेंडेड फॉर्म में मिलेगा, यानी कुछ चीज़ें ऑनलाइन मिलेंगी आपको, कुछ चीज़ें ऑफलाइन मिलेंगी, कैंपस जाना पड़ेगा। तो इस तरह से करके एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसकी मदद से जो डाक लोग हैं यानी कि जो डाक सेवा से रिलेटेड लोग हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जा सके।
नेक्स्ट आता है मेघदूत अवार्ड्स फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेघदूत अवार्ड मिलता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बन सकता है कि जो मेघदूत अवार्ड्स हैं ये किस डिपार्टमेंट के लोगों को मिलता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो डाक विभाग है उसके लोगों को मिलता है। मेघदूत अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज़ द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एट नेशनल लेवल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस। तो ये एक हाइएस्ट अवार्ड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नेशनल लेवल पे। दिस अवार्ड इज़ कन्फर्ड इन 8 कैटेगरीज। ये अवार्ड 8 कैटेगरी में कन्फर किया गया है। अवार्डीज आर कन्फर्ड विद मेडेलियन सर्टिफिकेट एंड कैश अवार्ड ऑफ 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये मिलेंगे और 8 कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेघदूत अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पद्मा। एक रिलीज़ किया गया है। ये एक सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो एक पे सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है, उसका नाम पद्मा दिया गया है। तो पद्मा का फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज। यानी कि जो मंथली अलाउंसेज है यानी कि जो पे है हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है, तो उसके लिए उसके डिसबर्समेंट के लिए यानी कि उसके बंटवारे के लिए एक ऑटोमेशन की काम की जा रही है कि पेरोल ऑटोमेशन लाया जा रहा है। तो यानी कि पद्मा। तो एक ऑटोमेटेड पे और एक अलाउंसेस मॉड्यूल है फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री रजनीश कुमार, जो कि कंट्रोलर जनरल है डिफेंस अकाउंट्स के पद। पद्मा इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म लीवरेजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल प्रोवाइड सीमलेस एंड टाइमली डिस्बर्सल ऑफ पे एंड अलाउंसेस। तो पद्मा अपने आप में एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म होगा जो ये दिखता रहेगा कि टाइमली और सीमलेस यानी बिना रुकावट के जो पैसे हैं वो डिस्बर्स होते रहें टू अराउंड 15,000 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। तो 15,000 से ज़्यादा जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक के जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनको उनके टाइम पर उनको सैलरी मिलती रहे। नेक्स्ट आता है GS3 की अगर हम न्यूज़ देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है BSNL गेट्स रुपीज़ 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन। तो BSNL को 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ मिले हैं। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड अ पैकेज फॉर द रिवाइवल ऑफ स्टेट ऑन टेलीकॉम फ्रॉम BSNL विच रिकॉर्डेड द बिगेस्ट लॉस अमंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 में कहा जा रहा है कि जो BSNL है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो BSNL का नुकसान कहा जा रहा है 7,453 करोड़ का BSNL का नुकसान है। एयर इंडिया का नुकसान 7,017 रुपये था। फिर BHL का नुकसान है, MTNL का नुकसान और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BPRL, BCCL, ये सभी चीज़ को कहा गया है कि इन सबका ये नुकसान है इतना इतना। द पैकेज विच हैज़ अ कैश कंपोनेंट। अब देखिए जो ये बात की जा रही है कि 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। तो ये 1.64 लाख करोड़ किस तरह से दिए जाएंगे? द पैकेज विच हैज़ अ कैश कंपोनेंट ऑफ रुपीज़ 43,964 करोड़। तो इस पैकेज में 1.64 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है उसके अंदर 43,964 करोड़ रुपए तो कैश दिया जाएगा और जो नॉन कैश कंपोनेंट है इसका वो 1.2 लाख करोड़ है, जो कि 4 साल तक फैला हुआ है। यानी कि 4 साल के अंदर अंदर इसको दिया जाएगा, 4 साल तक का ये प्रोसेस होगा। विल इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑफ 4G स्पेक्ट्रम वर्थ रुपीज़ 44,993 करोड़। इन एडिशन BBNL जो है दैट वाज सेटअप टू इम्प्लीमेंट द एम्बिशियस भारत नेट प्रोजेक्ट विल बी मर्ज्ड विद BSNL। तो जो भारत नेट प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कि पूरे भारत में इंटरनेट जाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, तो जो BBNL था उसको BSNL के साथ मर्ज कर दिया गया है। कैबिनेट हैड इन 2019 टू क्लियर्ड अ पैकेज वर्थ नियरली रुपीज़ 70,000 करोड़ फॉर द रिवाइवल ऑफ BSNL एंड MTNL। तो BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए 2019 में 70,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी कि 2019 में 70,000 करोड़ रुपए दिए थे। BSNL हैज़ एक्चुअली टर्न्ड अराउंड आफ्टर द 2019 पैकेज इट हैज़ मेड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 करोड़। तो 2019 का जब पैकेज आया था 70,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, बाद में BSNL और MTNL को मर्ज भी कर दिया गया था, तो उसके बाद 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी कमाया था BSNL ने, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। नेक्स्ट आता है द स्ट्रीट इन 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू। अब देखिए गूगल ने जो गूगल मैप्स हैं उन्होंने भारत में भी जो अपना स्ट्रीट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। यानी भारत की जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स हैं, उसका व्यू भी आपको गूगल मैप्स पे दिखेगा। तो गूगल अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स पॉपुलर स्ट्रीट व्यू फीचर इन इंडिया आफ्टर फेलिंग टू ब्रिंग द एक्सपीरियंस टू इंडिया एटलीस्ट ट्वाइस इन द पास्ट डेकेड। तो पिछले दशक में देखा जाए तो 2 बार और कोशिश की गूगल ने कि भारत में सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन वो इसको लॉन्च करने में असक्षम रही। लेकिन फाइनली उसने अब जाके 2022 में उसको लॉन्च कर दिया है। फॉलोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ओवर कलेक्शन ऑफ डेटा। कि जो भारत की सरकारी एजेंसीज थी वो एक कंसर्न जताती थी कि जो गूगल मैप्स ये स्ट्रीट व्यू दिखाएगा, शो करेगा, वो कैसे दिखा पाएगा? जब तक वो भारत का डेटा नहीं लेगा तब तक नहीं दिखा पाएगा। तो ये डेटा जो है ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है भारत की, तो इसके वजह से दिक्कत आ रही थी।
For the launch this time, Google has partnered with two Indian firms, मैपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जेनेसिस इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा। तो अब ये कहा गया है कि गूगल क्योंकि खुद डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता था भारत की पॉलिसीज़ के वजह से, तो जो भारत की दो लोकल कंपनीज़ हैं, भारत की कंपनीज़ हैं, उनको कहा गया है कि आप डेटा इकट्ठा करेंगे, हम बस उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भारत की कंपनी है, एक जेनेसिस इंटरनेशनल और एक टेक महिंद्रा, तो ये इनको दो इंडियन फर्म्स हैं जिनको मैप के लिए, मैपिंग सॉल्यूशंस के लिए हायर किया गया है। अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 लोकल कंपनीज कैन कलेक्ट सच डेटा एंड फॉरेन फर्म्स कैन लाइसेंस द डेटा। अब देखिए फॉरेन फर्म्स जो हैं, जैसे कि गूगल एक फॉरेन फर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, तो वो भारत में से डेटा इकट्ठा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो भारत की नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी आई थी 2021 की, उसके तहत ये हुआ कि जो भारत की कंपनीज़ हैं वो तो डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन फॉरेन फर्म्स यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो उस डेटा को लाइसेंस करवा सकती है और उसको फिर यूज़ कर सकती है फ्रॉम इंडियन एंटिटीज़ टू सर्व देयर कस्टमर्स इन द कंट्री। तो अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, यानी कि गूगल के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए वो क्या कर सकती है, उस डेटा को लाइसेंस करवा सकती है। द इंडिया लॉन्च marks the first time in the world that Street View, which allows users to view panoramic and street level 360-degree views of a particular place, is being brought to life completely by local partners। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में। अगर देखें तो अभी तक हर कंट्री में क्या करता था, गूगल अपना आप ही डेटा इकट्ठा करता था और करता था। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि, या पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के वजह से यहाँ पे दो लोकल कंपनीज़ के जो डेटा है वो गूगल लेगी और उसके बाद उसको लाइसेंस करवा कर उसको पब्लिश करेगी। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकल कंपनीज़ को इस्तेमाल किया गया है गूगल को स्ट्रीट व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्ट्रीट व्यू विल बी अवेलेबल ऑन गूगल मैप्स विद फ्रेश इमेजरी लाइसेंस्ड फ्रॉम लोकल पार्टनर्स कवरिंग 1.5 लाख किलोमीटर अक्रॉस 10 सिटीज़ इन इंडिया। तो भारत के 10 सिटीज़ में 1.5 लाख किलोमीटर कवर करने की बात की गई है। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा यानी कि बड़ौदा, अहमदनगर और अमृतसर। तो पहले इन शहरों को कवर करने की बात की गई है और प्लान ये है कि इसको 50 और शहरों में एक्सपेंड कर दिया जाएगा 2022 तक। नेक्स्ट आता है ईल्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग एंड रिवर्स करेंसी वॉर्स। अब देखिए ये कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं जो हमें आना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। ईल्ड इन्वर्जन क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और रिवर्स करेंसी वॉर्स क्या हैं, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो उसको समझ लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूएस के सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, ये हम सब देख ही रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है और सभी देशों की जो करेंसीज़ हैं वो बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। मोर ओवर द इन्फ्लेशन रेट इन द यूएस फॉर जून वो 9.1% पहुँच गया है, जो कि यूएस में पिछले 40 साल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। यानी कि इससे ज़्यादा मुद्रास्फीति दर पिछले 40 सालों में यूएस के अंदर नहीं देखा गया। मैनी ऑब्जर्वर्स हैव पॉइंटेड टू एन इन्वर्जन ऑफ द यूएस यील्ड कर्व to argue that the US central bank will not be able to achieve a soft landing for the economy। तो कई सारे ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि यूएस का जो यील्ड कर्व है वो नेगेटिव हो गया है, इन्वर्स हो गया है, और अब यूएस सेंट्रल बैंक जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा। तो अब जो ये इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स यूज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और यील्ड इन्वर्जन क्या है, वही आज समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली द पॉलिसीज़ ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स आर बीइंग सीन एज अ रिवर्स करेंसी वॉर। अब देखिए क्या है, तो स्टार्ट करते हैं यील्ड कर्व से कि यील्ड कर्व क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ के भी समझ लेंगे। यील्ड का मतलब होती है उपज। अगर हम खेती में बात करें तो खेती के अंदर एग्रीकल्चर में यील्ड का मतलब होता है कि अगर हमने कोई बीज बोया है किसी खेत के अंदर तो वहाँ से हमें उसको कैसी यील्ड मिलेगी, कैसी उपज मिलेगी। सेम तरीका यील्ड का यहाँ पे है इकोनॉमिक्स में। मान लेते हैं मैंने गवर्नमेंट का या किसी चीज़ का कोई बॉन्ड खरीदा है किसी देश के अंदर, और वो बॉन्ड मुझे कुछ टाइम बाद कितना पैसा दे रहा है वो उस बॉन्ड की यील्ड हुई। अगर बॉन्ड 1000 रुपये का खरीदा गया, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा और वो मुझे कहता है कि वो आपको 2 साल बाद 1000 के 1200 मिल जाएंगे, तो ये जो 200 रुपये हुए ये मेरे बॉन्ड की यील्ड हुई, क्योंकि 1000 रुपये तो मेरे ही थे, इसमें फ़ायदा मुझे 200 रुपये का हुआ 2 साल बाद। अब इसमें क्या होता है, बेसिक बात ये देखी जाती है किसी भी कंट्री में या किसी भी इकनॉमी में, अगर आप बॉन्ड को लंबे समय तक रखते हैं तो बॉन्ड ज़्यादा पैसा देता है एज़ कंपेरिजन टू बॉन्ड कम समय में। मान लेते हैं मैं 1000 रुपये 2 साल के लिए दूं तो मुझे 1200 रुपये मिलेंगे, लेकिन यही 1000 रुपये में अगर 10 साल के लिए दूं तो वो हो सकता है मुझे कहें कि हम आपके पैसे को 3 गुना कर देंगे, आपको पैसा 3000 रुपये मिले, या 4 गुना कर देंगे तो 4000 रुपये मिल सकते हैं। तो यानी कि लंबे समय पे पैसे रखने पे आपको ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट होता है,
ये तो बेसिक यील्ड होती है। लेकिन अगर ये ऐसा उल्टा हो जाए कि ज़्यादा लंबे समय पैसा रखने पे आपको पैसे कम मिलें और कम समय पैसे रखने पे पैसे आपको ज़्यादा मिलने लगें, तो इसको हम यील्ड कहते हैं कि क्या में जो कन्वर्जन है जो यानी कि जो यील्ड है उसका इन्वर्जन हो गया है, यील्ड यानी कि पलट गई है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द यील्ड कर्व इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यील्ड्स। तो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स की क्या यील्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल से। इस ग्राफ को भी समझेंगे ओवर डिफरेंट टाइम होराइजन्स। अब देखिए समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम अलग अलग तरह की यील्ड कर्व्स देखें तो समझें, ये तो फ्लैट है, यानी कि आज अगर आपने 1000 रुपये लगाए तो आपको 30 सालों के बाद भी 1000 रुपये मिलेंगे, तो फ्लैट हुआ। उसके बाद हुआ नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, अगर आपने पैसे आज लगाए तो 2 साल बाद आपको उतने ही मिलेंगे, लगभग 5 साल में थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, 10 साल में थोड़े से और ज़्यादा मिलेंगे। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 30 सालों में देखिए ये ज़्यादा हो गया है। यानी कि आपने जो लगाए थे 30 साल में जाके, यानी कि आपने बहुत लंबे समय के लिए अपने पैसे सरकार को दे दिए या बॉन्ड बॉन्ड में बंधवा दिए अपने पैसे, तो ज़्यादा लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा। और अगर मान लेते हैं उस कोई इकोनॉमी ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो गया, यानी कि आपने लगाए थे और 30 सालों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1 लाख लगाए थे और 30 साल के बाद अगर आपको 1 लाख के 1 करोड़ मिल जाएँ, तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व है, मान लेते हैं, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्वर्जन हो रहा है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आज आपने पैसे जो लगाए वो पैसे उल्टे कम हो गए अगले 30 सालों में। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे बॉन्ड की जो उपज थी, बॉन्ड की जो यील्ड थी, वो क्या हो गई, वो इन्वर्ट हो गई, वो तो कम हो गई। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज एनी इकोनॉमी वुड हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो सिंपल सी बात है, किसी भी इकोनॉमी में नॉर्मल यील्ड देखा जाएगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि जो बॉन्ड है वो ऊपर के ऊपर जाएगा, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो अच्छे मिलेंगे आपको। दैट इज़ टू से एज वन लेंड्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और एज वन बाइज बॉन्ड्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्गर टेन्योर, वन गेट्स हायर यील्ड। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ शब्दों में लिखी हुई है कि अगर कोई लंबे समय के लिए बॉन्ड खरीदता है तो उस पर जो यील्ड मिलेगी वो भी ज़्यादा होगी। मोर अ लॉन्गर टेन्योर ऑल्सो इम्प्लाइज दैट देर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फेलियर। एक लॉन्गर टेन्योर का मतलब ये भी है कि भाई फेल भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क है ना, लंबे समय में रिस्क है। पता चले इकोनॉमी में डाउन आ गया, इकोनॉमी ख़राब हो गई, किसी भी देश की कुछ भी दिक्कत हो गई, या आपने जिस कंपनी के बॉन्ड ले रखे थे वो कंपनी डूब गई, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लंबे समय के लिए, इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स में सिंपल सी चीज़ है, लाइफ में भी सिंपल चीज़ है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाने की जो आपकी चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि मोर रिस्क या मोर रिस्क मोर गेन और नो रिस्क नो गेन, वो वाली चीज़ है। मोर ओवर अ लॉन्गर टेन्योर ऑल्सो इम्प्लाइज दैट देयर इज अ ग्रेट रिस्क ऑफ फेलियर। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व की बात क्या है, देयर आर टाइम्स व्हेन दिस बॉन्ड यील्ड कर्व बिकम्स इन्वर्टेड। यानी कि क्या मतलब हुआ, फॉर इंस्टेंस बॉन्ड्स विद अ टेन्योर ऑफ 2 years एंड्स अप पेइंग आउट हायर यील्ड्स देन बॉन्ड्स विद अ 10 year टेन्योर। मान लेते हैं कि कोई आपने बॉन्ड लिया और वो देखा जाए तो अब तक अगर हम तरीके से देखें तो 10 साल वाले बॉन्ड पे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, 2 साल वाले बॉन्ड पे कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि 10 साल वाले बॉन्ड पे आपको कम पैसे मिलने लगे और 2 साल वाले बॉन्ड पे आपको ज़्यादा पैसे मिलने लगे, तो हम कहेंगे कि यील्ड कर्व क्या हो गया है, यानी कि जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड हो गया है। सच एन इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व एसेंशियली सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ टू बी वीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर यील्ड कर्व इन्वर्ट हो रहा है तो इससे जो इकोनॉमिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कमज़ोर है। फ्यूचर ग्रोथ कमज़ोर क्यों है, क्योंकि जो कस्टमर है जो बॉन्ड खरीद रहा है उसको उस कंट्री की इकोनॉमी के फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, वो ज़्यादा लंबे समय तक अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि 10 साल बाद तो पता चल रहा है कि पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 साल में अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो पैसे मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो अपना पैसा जो लंबे समय के बॉन्ड के लिए बना हुआ था उसमें से निकाल कर जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड हैं उसमें लगा देंगे। यानी इकोनॉमी में उनको हाल फिलहाल में ही विश्वास है, आगे फ्यूचर में उस इकोनॉमी में यानी अगले 5 सालों में 10 सालों में विश्वास नहीं है। तो वाई डज द इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व हैपन। तो अगर हम देखें कि इन्वर्जन क्यों हो रहा है यील्ड कर्व का, तो व्हेन इन्वेस्टर्स फील बॉइंट अबाउट द इकोनॉमी दे पुल द मनी आउट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड पुट इट इन द शॉर्ट टर्म। तो यानी कि वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने ये भी कहा है अभी आपको कि जब जो इन्वेस्टर है उसको ये लगता है कि इकोनॉमी गड़बड़ चल रही है और लंबे समय में उसको पैसा नहीं मिलेगा और कम समय में उसको पैसा मिल सकता है बढ़िया, तो क्या करेगा कि जो लंबे टर्म के बॉन्ड्स हैं उनमें से पैसा निकाल लेगा और छोटे टर्म्स के बॉन्ड में पैसा डाल देगा। ड्यू टू दिस द प्राइसेस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉल एंड देयर यील्ड राइजेस। अब क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे और उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स आर इन्वर्सली रिलेटेड। और ये भी सिंपल सी बात है कि जो बॉन्ड के दाम हैं और बॉन्ड की जो यील्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी कि बॉन्ड के दाम अगर कम होंगे बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड महंगा होगा तो बॉन्ड की यील्ड कम होगी। हाउएवर व्हेन इन्वेस्टर्स सस्पेक्ट दैट द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ट्रबल
दे पुल आउट मनी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स एंड पुट देम इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. दिस कॉजेज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू राइज एंड देयर यील्ड्स टू फॉल. तो सिग्निफिकेंस ऑफ अगर हम देखें इन्वर्जन यील्ड कर्व का, तो इन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड यील्ड कर्व हैज़ बिकम ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ रिसेशन. तो यानी कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है? इसकी महत्वता ये है कि ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे रिसेशन आने वाला है या नहीं. अब एक टर्म आता है जो यूज़ किया जा रहा है, वो है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग. अगर इसको देखते हैं तो करंटली यूएस फेडरल रिजर्व इज़ नॉट जस्ट रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई बट ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ मनी, यानी कि इंटरेस्ट रेट. अब देखिए क्या कर रहा है यूएस फेडरल रिजर्व, क्या कर रहा है, वो दो चीज़ें कर रहा है. वो मनी सप्लाई तो कम कर ही रहा है मार्केट में, यानी कि डॉलर की सप्लाई तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहा है. द फेड इज़ डूइंग दिस टू कंटेन सोरिंग इन्फ्लेशन. अब फेडरल रिजर्व यानी कि जो वहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके. तो व्हेन अ सेंट्रल बैंक इज सक्सेसफुल इन स्लोइंग डाउन द इकोनॉमी विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिसेशन, इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग. अब देखिए वहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सेंट्रल बैंक इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है कि वहाँ की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए थोड़ा सा, लेकिन बिना रिसेशन आए, तो उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, यानी कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ. सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या होता है? ये एक एरोप्लेन की तरह माने कि जब एरोप्लेन टच डाउन करता है, यानी कि लैंड करता है ज़मीन पे हवा में से उड़ने के बाद, अगर वो नॉर्मली बहुत ईजिली लैंड कर जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग हुई है. लेकिन अगर वो प्लेन क्रैश होने वाला हो या उसमें कुछ दिक्कत हो और वो उसके बाद फिर धरती पे बहुत ज़बरदस्त तरह से इम्पैक्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है. बट व्हेन द एक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ब्रिंग अबाउट अ रिसेशन, इट इज़ कॉल्ड हार्ड लैंडिंग. यानी कि अगर तरीके से जो सेंट्रल बैंक ने स्टेप्स लिए उसके वजह से इकोनॉमी बिल्कुल सही रही, रिसेशन नहीं आया, तो सॉफ्ट लैंडिंग. लेकिन अगर उसके वजह से रिसेशन आ गया तो उसको हम कहेंगे हार्ड लैंडिंग. उसके बाद बात आती है करेंसी वॉर पर. देखिए करेंसी वॉर क्या है, अगर इसको समझें तो यूएस फेडरल रिजर्व इज़ एग्रेसिवली रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स. तो ये तो हमने देख ही लिया है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं. दस मोर इन्वेस्टर्स आर रशिंग टू इन्वेस्ट मनी इन द यूएस. तो इस वजह से भारत से भी देखा गया है कि जो भारत के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भारत में से पैसा निकाल कर यूएस में पैसा लगाना शुरू कर दिया है. दिस इन टर्न हैज़ मेड द डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर देन ऑल द अदर करेंसीज. तो इसकी वजह से क्या हो गया, डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है सभी करेंसीज के मुकाबले. पिछले दिनों हमने देखा कि $1 €1 के बराबर भी हो गया था. ऑन द फेस ऑफ इट, दिस शुड मेक ऑल अदर कंट्रीज हैप्पियर बिकॉज अ रिलेटिव वीकनेस ऑफ देयर लोकल करेंसी अगेंस्ट द डॉलर मेक्स देयर एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव. अब इससे क्या होगा कि इससे कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं अगर $1 ज़्यादा हो गया है. फॉर एग्जांपल अगर मैं भारत की बात करूं, पहले $1 अगर ₹70 दिया करता था, लेकिन अब $1 अगर ₹80 देगा, तो जो भारत के एक्सपोर्टर हैं उनको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करेंगे और $1 उनको मिलेगा, तो पहले उनको ₹70 मिलते, अब उनको ₹80 मिलेंगे. लेकिन अगर एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है, क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, भारत 85% जो अपना तेल है जो हम कंज्यूम करते हैं रोज़ाना में, वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं. तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से आयात कर रहे हैं, तो वही अगर डॉलर महंगा है तो अब हमें बाहर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको इंपोर्ट करने के लिए. इनफैक्ट इन द पास्ट द यूएस हैज़ ऑफन एक्यूज्ड अदर कंट्रीज ऑफ मैनिपुलेटिंग देयर करेंसी just to enjoy a trade surplus against the US. This used to be called the currency war. अभी इसको करेंसी वॉर कहते हैं, यानी कि कोई अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है, कोई अपनी करेंसी को गिरा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, इसको करेंसी वॉर कहते हैं. अब यहाँ पे रिवर्स करेंसी वॉर क्या होता है, अगर हम इसको समझें, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेक देयर करेंसी स्ट्रॉन्गर. अब देखिए ऊपर अभी हमने देखा कि करेंसी वॉर में क्या हो रहा था कि देश चाह रहे थे कि उनकी करेंसी वीक हो. अगर वीक होगी उनकी करेंसी, तो उसके वजह से उनके जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव होंगे और उनके देश के लोगों को फ़ायदा मिलेगा. लेकिन अगर हम रिवर्स करेंसी वॉर की बात करें, तो रिवर्स करेंसी वॉर में क्या होगा, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू मेक देयर करेंसी स्ट्रॉन्गर. अब इसमें क्या होगा कि कंट्रीज कोशिश करेंगे कि उनकी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. फॉर इंस्टेंस, करेंटली एवरी सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग to figure out ways to counter the US Federal Reserve and raise interest rate themselves in order to ensure their currency does not lose too much value against the dollar. अब देखिए भारत भी यही तो कर रहा था कि भारत या सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ये कर रहे हैं, जैसे कि भारत का RBI है, कि वो अपनी करेंसी को स्थिर रखना चाह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले वो करेंसी ज़्यादा ना गिरे. जब कोई कंट्री की इकोनॉमी ये ट्राई करती है कि डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी ज़्यादा ना गिरे, उसी को हम रिवर्स करेंसी वॉर कहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर करेंसी का मतलब क्या होगा कि जो इंपोर्ट्स होंगे वो सस्ते होंगे अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है आपकी. लेकिन अगर वीक करेंसी होगी तो उसके वजह से क्या होगा कि आपके जो इंपोर्ट्स होंगे, जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे, वो बहुत बेनिफिटेड होंगे. हाउएवर रेजिंग द इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर एनी अदर इकोनॉमी. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे
तो किसी दूसरे देश के लिए सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो वहाँ पे लोग लोन नहीं लेंगे, तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाएगी। नेक्स्ट आता है इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रॉन कमीशनड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड इन पोरबंदर गुजरात। तो जो इंडिजिनस भारत की जो बनी हुई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की जो आप कह सकते हैं कि एक स्क्वाड्रॉन थी, उसको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर पोरबंदर गुजरात में। तो ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स हैव बीन इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यानी कि जो HAL बेंगलुरु है उसने इसको बनाया है। दे फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एडवांस्ड रेडार एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं। रेडार लगाया गया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगाए गए हैं, शक्ति इंजन लगाया है, फुल ग्लास का कॉकपिट है, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। तो जो भी चीज़ें एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर के अंदर होनी चाहिए वही सब चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का एक ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है लिस्बन पोर्चुगल में। तो इंडिया ने एश्योर किया है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमिट किया था, क्या कमिट किया था कि एटलीस्ट 30% ऑफ आवर लैंड्स, वाटर्स एंड ओशंस एंड अडेयर टू इट्स कमिटमेंट ऑफ 30/30 बाई 2030। तो ये कहा गया है कि 30% जो ज़मीन है, पानी, ओशंस हैं, उनको हम साफ़ रखेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे। 30x30 कहा गया है 2030 तक। तो इंडिया ज्वाइन दी हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड द पीपल। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड द पीपल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विच वॉज इनिशिएटेड एट द वन प्लानट समिट इन पेरिस इन जनवरी 2021। तो वन प्लानट समिट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था पेरिस में, जिसका एम था टू प्रमोट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। तो उसका एग्रीमेंट ये है, इसमें ये कहा गया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कि हमें दुनिया की 30% जो दुनिया की ज़मीन है और ओशन है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 तक। तो डीप ओशन मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो भारत के जो अर्थ साइंसेज मंत्रालय है उसने डीप ओशन मिशन भी चलाया है, जिसमें 6 थीमेटिक एरियाज़ हैं। इसका मतलब ये है कि विच डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज टू एड्रेस क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि हमें ये देखना है कि ओशन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कैसे निपटते हैं उससे। एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, कि जो गहरे समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको हम किस तरह से कंजर्व करें। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट आता है नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड 2021 अवार्ड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा। और इस बार की जो थीम थी वो थीम थी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता। और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखें तो रिमपैक्ट 22 एक अपने आप में बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज है जो US नेवी करती है, और रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म जो है रिम ऑफ द पैसिफिक है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन से लगते हुए कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम वो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है एम्ड एट एनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग नेवीज ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़। 27 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी नेवीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे कि वहाँ पर जो नेवल एक्सरसाइज हैं वो की जा सके। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस आज के। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट की अगर आप डिमांड करते हैं तो वो भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो भी बताइएगा जिससे उसको इंप्रूवमेंट किया जा सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।